नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम संविधान की प्रस्तावना को डिस्कस करेंगे और जानेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। और वीडियो के अंत में एक छोटा सा क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ भी लगाएंगे, जिससे हमें पता चल सके कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रस्तावना होती क्या है। दोस्तों, प्रस्तावना संविधान का सार होता है, उसका परिचय होता है। प्रस्तावना से हमें संविधान के स्रोत, स्वरूप व उद्देश्य का पता चलता है। इसीलिए N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। दोस्तों, प्रस्तावना को शुरू करने से पहले हम उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, प्रस्तावना सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में जोड़ी गई और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। वहीं दोस्तों, प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दोनों ही दोस्तों अलग अलग बात हैं। अगर प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है, तो हम अमेरिका को चुनेंगे। और अगर प्रश्न आता है कि प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है, तो हम ऑस्ट्रेलिया को चुनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है। अगर दोस्तों प्रश्न ऐसे आता है कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो हम आर्टिकल 32 को चुनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा दिए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, इसीलिए इसे उद्देशिका भी कहा गया है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं प्रस्तावना की तरफ। हमारे देश की प्रस्तावना क्या है, संविधान में किस प्रकार से प्रस्तावना को लिखा गया है। दोस्तों, प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी संविधान की प्रस्तावना। इस प्रस्तावना में जो हाईलाइटेड वर्ड हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। यानी हम कह सकते हैं कि 1976 से पहले हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द नहीं थे। दोस्तों, अगर आप इस प्रस्तावना को याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बड़ी परीक्षाओं में इनमें आए शब्दों के क्रम से रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं, तो आप याद रख लें तो बहुत ही अच्छा है। चलिए फ्रेंड, अब हम प्रस्तावना में आए शब्दों से संविधान के स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य को जानते हैं। दोस्तों, प्रस्तावना के शुरुआत में हम भारत के लोग दिया गया है। इससे हमें संविधान के स्रोत के बारे में पता चलता है कि संविधान का स्रोत हम भारत के लोग ही हैं, हम भारत की जनता ही हैं जो संविधान को शक्ति प्रदान करते हैं। और दोस्तों, वहीं हम स्वरूप की बात करें तो प्रस्तावना में 5 शब्द हैं जो संविधान के स्वरूप को बयां करते हैं या प्रकृति को बयां करते हैं। कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। संपूर्ण एवं प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये शब्द संविधान के स्वरूप या प्रकृति को बताते हैं। चलिए दोस्तों, इन्हें हम बारी बारी से जान लेते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं संपूर्ण और प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण और प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि भारत किसी भी अन्य देश पर निर्भर नहीं है, वह अपने आंतरिक व बाहरी मामलों का नितारण करने के लिए स्वतंत्र है। यानी अब भारत किसी भी बाह्य शक्ति के अंडर काम नहीं करता है, वह अपनी सभी प्रकार के डिसीजन स्वयं ले सकता है। नेक्स्ट शब्द है समाजवादी। दोस्तों, हमारे संविधान में जो समाजवाद है
वह गांधीवादी व लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। तो हमें इतना याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि राज्य किसी धर्म के खिलाफ होगा। कई प्रश्न में घुमा के पूछते हैं, तो इसका कतई ऐसा मतलब नहीं है कि राज्य किसी धर्म के खिलाफ है। वह सभी धर्मों को सकारात्मक समर्थन दे सकती है, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक। दोस्तों लोकतांत्रिक को हम अब्राहम लिंकन द्वारा दिए गए स्टेटमेंट जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन से समझ सकते हैं। दोस्तों अगर हम सरल भाषा में समझें तो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का राज्य, यानी जिस देश में राज्याध्यक्ष जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को चुनने का अधिकार जनता के हाथ में हो तो वहां लोकतंत्र होता है। जैसे हमारे भारत में भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों गणराज्य। दोस्तों गणराज्य या गणतंत्र का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिस व्यवस्था में किसी भी देश का राज्याध्यक्ष, चाहे वो प्रधानमंत्री हो राष्ट्रपति, का पद वंशानुगत नहीं होगा। वहीं दूसरा पॉइंट है वो एक निश्चित अवधि के लिए होगा। जी हाँ दोस्तों, गणतंत्र के संदर्भ में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं कि भारत का राज्याध्यक्ष जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत से तात्पर्य है जैसे पहले होता था कि राजा का बेटा राजा बनता था, तो वैसी व्यवस्था नहीं है। अब जो भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनेगा वो जनता के द्वारा जनता के बीच से ही चुना जाएगा। और दोस्तों दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि वह एक निश्चित अवधि के लिए होगा, जैसे भारत में 5 वर्ष है। चलिए फ्रेंड, अब हम प्रस्तावना में आए शब्दों के माध्यम से संविधान के उद्देश्य को समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला शब्द है न्याय। दोस्तों प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय देने की बात कही गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि क्या धार्मिक न्याय की बात प्रस्तावना में की गई? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। हमारी प्रस्तावना में ये 3 न्याय देने की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। दोस्तों प्रस्तावना में 5 शब्द स्वतंत्रता को दर्शाते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार से तात्पर्य विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। इन स्वतंत्रताओं की बात हमारी प्रस्तावना में की गई है। नेक्स्ट है समता। दोस्तों समता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसर दिए जाएंगे। किसी भी व्यक्ति के साथ जात, धर्म या लिंग या फिर नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा से तात्पर्य है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, यानी हमारा संविधान सभी व्यक्तियों को गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार देता है। नेक्स्ट है राष्ट्र की एकता और अखंडता। दोस्तों राष्ट्र की एकता और अखंडता से तात्पर्य है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति में देश के प्रति एकता और अखंडता की भावना कायम रहे। नेक्स्ट है बंधुता। बंधुता का मतलब है आपसी भाईचारे से, आपसी मेल मिलाप से। तो दोस्तों यहाँ तक हमने प्रस्तावना में आए शब्दों से संविधान के स्रोत, स्वरूप व उद्देश्य को जाना। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे और अब हम जानते हैं कि हमारे प्रस्तावना को कई संविधानविदों ने अन्य नामों से संबोधित किया है। तो हम जान लेते हैं उन संविधानविदों को और उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को। इनमें पहला नाम है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इन्होंने प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार बताया है। दूसरा नाम है अर्नेस्ट वॉकर का। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। नेक्स्ट है N.A. पालकीवाला। इन्होंने संविधान का परिचय पत्र कहा। नेक्स्ट है K.M. मुंशी। K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान का राजनीतिक भविष्य कहा। दोस्तों इन स्टेटमेंट को आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। अगर आप ऐसे न याद रख पाएं तो हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, आप ट्रिक के माध्यम से इजीली याद रख पाएंगे। ट्रिक दोस्तों हमारी एक कविता के रूप में है। चलिए देखते हैं कविता हमारी क्या है। कविता हमारी है स्वामी का सपना, बारकर की कुंजी,
पालकी परिचय भविष्य के मुंशी। जी हाँ दोस्तों, स्वामी का सपना बारकर की कुंजी, पालकी परिचय भविष्य के मुंशी। स्वामी से दोस्तों हम कृष्ण स्वामी अय्यर को याद रखेंगे और सपना से उनके दिए गए स्टेटमेंट दीर्घकालीन सपनों का विचार को याद रखेंगे। फिर है बारकर की कुंजी, बारकर से दोस्तों हम अर्नेस्ट बारकर को याद रखेंगे और कुंजी से संविधान की कुंजी को याद रखेंगे। फिर है दोस्तों पालकी परिचय, पालकी से दोस्तों हम N.A. पालकीवाला को याद रखेंगे और परिचय से उनके दिए गए स्टेटमेंट संविधान का परिचय पत्र को याद रखेंगे। नेक्स्ट है भविष्य के मुंशी, मुंशी से दोस्तों हम K.M. मुंशी को याद रखेंगे और भविष्य से उनके दिए गए स्टेटमेंट संविधान का राजनीतिक भविष्य को याद रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन स्टेटमेंट को बहुत ही आसानी से याद रख पाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अब कुछ महत्वपूर्ण वाद को देखते हैं जो प्रस्तावना के संदर्भ में न्यायालय में उठाए गए। इनमें से पहला वाद है बीरूवाड़ी संघवाद 1960। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट वाद है केशवानंद भारती वाद 1973। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व को निर्णय को पलटकर कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसे संशोधन करके बदला जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। दोस्तों इस निर्णय के बाद 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। एक पॉइंट दोस्तों और याद रखना कि प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन। कई बार प्रश्न में पूछ लेता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, तो अभी सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। दोस्तों यहां तक हमने प्रस्तावना के बारे में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना। चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा टेस्ट, जिससे हम पता कर सकें कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।